रात गए से जो हैपनिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक नाइटमेयर था जो रियलिटी हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई कर दी गई और रात गई खबर आना शुरू हो गई। और हमें लगा शुरू में जो रिपोर्ट हुआ कि 1 मिसाइल 2 मिसाइल, लेकिन ईरान का दावा यह है कि उन्होंने 400 मिसाइल दागे हैं तल अवीव की तरफ और दीगर शहर हैं इसराइल के, जबकि इसराइल कह रहा है 200 180 कह रहे हैं और ईरान का दावा यह भी है कि इसमें 30 क्रूज मिसाइल भी हैं। अच्छा जी, तो बात दरअसल ये है कि अमेरिका ने कुछ टाइम पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि ईरान तैयारी करे और साथ ही उसको धमकाया भी कि आप इस तरह से ना कीजिएगा, वरना क्योंकि उसने अपना तैयारा बरदार जहाज़ भी भेज दिया था। हाँ। बाकी लेबनान में जो जुल्म ढाता रहे सब जायज़ है, गज़ा में जो कुछ होता रहे वो सब ठीक है, लेकिन ईरान रिटेलिएट ना करे ये चाहते थे अमेरिका बहादुर। और अब भी मुझे जो उनके तर्जुमान है उनका स्टेटमेंट सामने आया है, वही कह रहे हैं दुनिया के तमाम मुल्कों को ईरानी मिसाइल हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। वो कहते हैं जी ईरान की जो एस्केलेशन है ना, ये ईरान की एस्केलेशन नहीं है, ये बल्कि इसराइल की एस्केलेशन का जवाब है, रिटेलिएशन है। इस्माइल हानिया को, जो कि पॉलिटिकल विंग के सरबराह थे हमास के, जो कि मुज़ाकरात में शरीक रहे, जो कि फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म थे, उनको किस तरीके से सदारती महल से कुछ फासले पर, जबकि वो तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के लिए वहाँ पर मौजूद थे, उनको वहाँ पर शहीद कर दिया गया इसराइल की जानिब से। उसके बाद हसन नसरुल्लाह साहब चलें, वो तो हिजबुल्लाह के सरबराह थे, लेकिन लबनान में जाकर किसी दूसरे मुल्क में जाकर इस तरह से बमबारी करना, इस तरीके से किसी शख्स को शहीद करना और उसके बाद ये एंटिसिपेट करना और एक्सपेक्ट करना, द ऑडेसिटी कि आप रिटेलिएट ना करें। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट इस्माइल हानिया और नसरुल्लाह। 7 अक्टूबर बहुत दूर नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 वो तारीख है जब हमास की जानिब से हमला हुआ और उसके बाद से बदला है इसराइल का, वो पूरा नहीं हो रहा। कितनी जानें चाहिए, कितने शहर चाहिए, और इसराइल को लग रहा था कोई लगाम देने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। इम्प्यूनिटी के साथ इसराइल जो कर सकता था, जितनी उसने इंसानियत के खिलाफ जुल्म ढाए हैं, और उसमें हमने कोई आवाज़ नहीं देखी। लेकिन कल मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, खैर ज़्यादा ताज्जुब होना भी नहीं चाहिए। अमेरिका ने एक बार फिर से ये कहा कि हम ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की हिमायत करेंगे और हमारे एसेट मौजूद है मिडिल ईस्ट में, सो हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हुआ क्या, रात गए तमाम इसराइली शहरों में इस तरह सायरन बजना शुरू हो गए हमलों के वक्त, और इसराइल ने ईरान को फिर संगीन नताइज की धमकी दी। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है, अमेरिका ने आगे बढ़ के कहा कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान इसके बरक्स अब दावा कर रहा है। एक CNN के रिपोर्टर हैं जो कि जहाँ पर ये सारा हुआ है स्पॉट से उन्होंने एक क्लिप शेयर किया है। वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपना जो मुसाद का हेडक्वार्टर है वो बीच पॉपुलेशन यानी कि तल अवीव में उसको बनाया हुआ है, और वहाँ पर जाकर जब ये गिरे हैं तो अभी हमें नहीं मालूम कि क्या नुकसान हुआ है और कितनी कैजुअल्टी। क्योंकि बात ये है कि जब वहाँ से आयरन डोम या डेविड स्लिंग या इस तरह के जो सिस्टम्स इसराइल के पास मौजूद हैं, जब वो मिसाइल रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद जो डेब्रीज हैं वो भी उसी एरिया में गिरती हैं, तो वो शार्पनल्स भी होते हैं, उसमें प्रोजेक्टाइल्स भी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो नुकसान तो ज़ाहिर उसके नतीजे में भी होते हैं। लेकिन ये एंटिसिपेशन थी कि ईरान कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि लेबनान में आप देखें कि वहाँ पर फ़ौज एक तरह से इसराइल की दाखिल हो चुकी है, वहाँ पर इराक़ की साइड पर भी इसराइल जो है वो हमले कर रहा है। तमाम तर सूरत हाल पर बहरहाल बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहरी रहमान साहिबा, जो कि पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा भी हैं और ख़ास तौर पर अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रह चुकी हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि ये जो फॉरेन अफेयर्स को वो बहुत बेहतर समझती हैं। शहरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग। ये आपका इस पर जो पहला तज्जिया या तबसरा क्या होगा? क्या आप एंटिसिपेट कर रही थी कि ईरान को जिस तरीके से धकेला जा रहा था उसकी जानिब से ये रिस्पांस आना था, और इस बार रिस्पांस पिछली बार की निस्बत जो कि अप्रैल में उनकी जानिब से किया गया था उससे ज़्यादा स्विफ्ट था, क्योंकि उस वक्त तो सबको पता था कि क्या होने जा रहा है और काफ़ी हद तक उस हमले को रोक लिया गया था। जी, और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो रात से हम ये देख रहे हैं सायरन के अटैक्स और सायरन के बीच ये जो अटैक्स हो रहे हैं, देखिए ये ईरान को जैसे आपने कहा धकेला जा रहा था और काफ़ी दिनों से धकेला जा रहा था। अब उन्होंने साफ कह दिया है कि हसन नसरुल्लाह और हमास के इस्माइल हनिया जो ईरान में घुस के उन्होंने इस तरह इजराइल ने हमला किया था, वहाँ उनकी शहादत हुई है। उस वक्त तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक तहम्मुल का बहुत, मैं समझती हूँ, मुजाहरा किया और सारे अपनी ठहराव दिखाया, एक रिमार्केबल ठहराव। लेकिन देखिए अब जो सूरत हाल है वो इजराइल ने कल
अगर आप 24 घंटे देख लें तो 4 ममालिक ने बैक वक्त वो जंग का अपनी जंग बरसा रहे हैं। देखिए, लबनान में, गजा में, यमन में और सीरिया में 24 घंटे में इजराइल 4 ममालिक में अपने गोले बरसा रहा है। और अब ईरान ने देखिए तो ये भी थोड़ा इसका तनाज़ा भी देखे ना, तो अब ईरान का तो जो इस वक्त रद्द-ए-अमल आया है, जाहिर है सब आई थिंक सारी दुनिया देख के इसको खौफ और खतरे से ही देख रहे हैं, लेकिन ये तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगी होना था। ठीक है जी, वो उनको गोड कर रहे थे, वो उनको आगे बार बार ईरान को घसीटा जा रहा था कि आप आए इस जंग में। और मीनवाइल वो वहाँ लेबनान में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को बेघर कर चुके हैं और वहाँ एक नई सेटलर बाउंड्री क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो एक कॉलोनाइजेशन का नया फेज सबके नाक के नीचे शुरू हो गया। जी शरी साहब, एक चीज़ बताइएगा, ये ऐसा मालूम हो रहा है, कोशिश भी यही थी कि किसी ना किसी तरह ईरान को इतना प्रोवोक किया जाए कि वो अटैक कर दे, और फिर हमें पता है इसराइल को एक बहाना चाहिए होता है अपनी अटैक करने के लिए। यहाँ पे आप क्या समझती हैं कि मामला बस अब जवाब का तो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि इसराइल रिटेलिएट करेगा, जैसा कि उन्होंने इस बात का इजहार भी कर दिया, अमेरिका की सपोर्ट भी हमें मालूम हो गई, लेकिन दुनिया भर में कंसर्न होगा कि इसको डी एस्केलेट किया जाए, मामले को नीचे लाया जाए बजाय इसके कि ये बढ़े। तो आप समझती हैं कि ये चीज़ आगे बढ़ जाएगी कुछ दिनों में, या इसमें कुछ कमी हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल बहुत अहम सवाल है और सारी दुनिया इस वक्त देख रही है, और हम तो ज़ाहिर सांस रोक के देख रहे हैं क्योंकि हमारे नेबर मुल्क है, हमसाया मुल्क है, और उन्होंने एक हद तक तवक्को से ज़्यादा तहम्मुल दिखाया है। और अब जैसे आपने कहा, प्रोवोकेशन इतनी ज्यादा हो गई है, इजराइल 4 ममालिक में गोलाबारी कर रहा है और उनको कोई रोकथाम नहीं है, और जो इम्प्यूनिटी का लेवल है वो बहुत एक नए लेवल पे जा चुका है। ठीक है, यानी कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब आपने जैसे कहा कि अमेरिका ने अपना सपोर्ट, उनका तो बगैर तसलसल तोड़े सपोर्ट रहता है, बयान देते हैं कि तहम्मुल हो, रिस्ट्रेंट हो, लेकिन सपोर्ट रहता है, आर्म्स इंपोर्ट्स चलती रहती हैं उनको। तो देखिए, ये एक एस्केलेटरी स्पाइरल में चला गया है, जो आप ही के चैनल पे मैंने उस वक्त कहा था जब अटैक हुआ था इस्माइल हानिया पे, कि देखिए ईरान ने बड़ा रिस्ट्रेंट दिखाया और ये बेहतरी हुई है। लेकिन अब इजराइल के मकासद बहुत बढ़ चुके हैं, वो काफी दिनों से, मतलब हफ्तों से नजर भी आ रहे हैं। और इस सूरत हाल में अब मैं अफसोस से कहूँगी कि ये जंग का तबल जो बच चुका है, ये अब मुश्किल से वापस एक किसी बोतल में जाएगा। अच्छा। और मतलब इस वक्त तो मौजज़ा ही होगा कि जितने भी ममालिक हैं जो असर व वसूख रखते हैं इजराइल पे भी और दूसरी तरफ भी, वो कोई सीज फायर या किसी किस्म की तहम्मुल की बना सकें। इस वक्त एक चीज़ ये बताइएगा कि जो रिस्पांस की आपने बात की, इस वक्त तो खामोशी दिखाई जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि वो अप्रैल में हमला हुआ था तो वो फ्रांस समेत, यूके समेत, जर्मनी समेत कई मुल्कों ने मिलकर रोका था, तो उससे भी प्रायोरिटीज़ पता लग गई थी कि वो लोग क्या चाहते हैं। अब भी अमेरिका खुलकर सपोर्ट में आ गया, तैयारा बरदार जहाज़ उसने वहाँ पर भेज दिया है कि, और ख़ास में रिपरकशंस की बात वो कर रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें एक चीज़ मेरे लिए हैरान कुन थी कि अगर हम लेबनान की बात करें और वहाँ पर हमले की, तो वहाँ पर 2 एंटिटीज़ हैं। एक हिजबुल्ला है जो कि ज़ाहिर है कि ईरान की एज प्रॉक्सी काम करती है और एक सेकंड स्ट्राइक फोर्स भी है, और दूसरा लेबनान की जो रेगुलर आर्मी है। ये जो इन्वेड करने की बात हो रही है और अंदर जाने की, वहाँ पर लेबनीज आर्मी का उस तरीके से रिस्पॉन्स हमें नज़र नहीं आ रहा। आर दे नॉट वेल इक्विप्ड या ट्रेंड इनफ, या क्या आपको मसला नज़र आता है वैसे? जी, ये सवाल अच्छा है कि आप वो आई थिंक थोड़ा सा उनका रिस्पांस इतना मौसर नहीं था जितना आपने अभी मुझे कहा होना चाहिए था। बिल्कुल ये सब ने ऑब्जर्व किया है, और शायद वहाँ सूरत हाल जो भी है अंदर की मैं कह नहीं सकती, लेकिन वो उनका जो जवाब था वो इतना मौसर नहीं था जितना होना चाहिए था। बैटल फ्रंट लाइंस पे उनके 5 मिलियन लोगों में से 1 मिलियन वहां से बेघर हो गए जी, सब डिस्प्लेस हो गए, और बेरूत में डायरेक्ट वो मिसाइल दाग रहे हैं और बमबारी जारी है। तो जी बिल्कुल आपने ऐसा कहा, शायद उनके पास इक्विपमेंट का फुकदान हो, शायद उनके पास वसाइल और इस वक्त एक फोकस का फुकदान हो, जो भी अंदरूनी
सूरत हाल है वो बिल्कुल सही है, ऐसा कि दे वर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड। तो ईरान ने फिर मैं समझती हूँ हौसला किया है, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने आगे बढ़ाई ये बात को, मैं आपको कह नहीं सकती कि कितना खतरा पूरे खित्ते को और दुनिया को इस वक्त। और शहरी साहिबा एक और चीज़ भी है इसके अंदर, एक और फैक्टर भी है जिसमें मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें कि पहले जो वॉरफेयर होते थे उसके अंदर ये है कि बॉर्डर से फौजें आ रही हैं, जो की लीडर्स हैं दे आर समवेयर इन द हाइट आउट एंड दे आर गाइडिंग द आर्मी कि हाँ जी आपने ये करना है वो करना है। अब जिस तरीके से प्रिसीजन बॉम्बिंग कर रहा है इजराइल, इस्माइल हानिया साहब का वाकया देख लें आप, इब्राहिम रईसी साहब का वाकया भी मैं इससे कनेक्ट करना चाहूँगा कि वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक एक्सीडेंट था, लेकिन उससे हटके फिर हिजबुल्लाह के जो सरबराह को जिस तरह से टारगेट किया गया, तो आप नहीं समझते कि जो सोफिस्टिकेशन वेपनरी में टेक्नोलॉजी में इजराइल दिखा रहा है, तो अब वॉरफेयर ही पूरा ये चेंज हो गया है, तो एवरीवन शुड बी वेरी अबाउट इट। और ये जो खास तौर पर सुपर पावर्स हैं इंक्लूडिंग चीन और ये जो चाइना एंड रशिया, इनको भी थोड़ा रोल प्ले करना होगा इसमें। जी बिल्कुल, वहाँ तो एक ट्रेड वॉर चल रही है जी, सेमीकंडक्टर्स पे एक जंग होने वाली थी। अब ये इशू आपने जो कहा ना, इसमें आप ये भी याद रखें कि बेज़रर डिवाइसेस यानी हार्मलेस डिवाइसेस को, पेजर्स को जिस तरह इजराइल ने पेनिट्रेट किया है, तो बिल्कुल ये एक नई फ्रंट लाइन खोली है कि नहीं इन्होंने, कि लोगों के हाथों में जब आपका फोन एक्सप्लोड कर सकता है और आपका पूरा बाजू खत्म इंजर हो गया या हलाकतें हुई, तो आप बताएं फिर आप सोचें कि ये किस लेवल की अब जंग हो सकती है। वॉरफेयर का नेचर, पहले हम कहते थे ना कि ड्रोन्स की वजह से अब प्रिसिशन वेपन, हाँ, तो उसकी वजह से चेंज हुआ। अब बताएंगे कि आपके हाथों में, आपके घरों में, आपके मतलब सबसे निजी एरिया में आपके हाथ में वेपन है, आपको पता भी नहीं है, वो कहीं से मोबिलाइज हो सकता है ऑटोमेशन के साथ और आप एक हदफ हो गए। तो ये वॉरफेयर का जो नेचर है, स्केल भी बदलेगा जी, क्योंकि जब पेनिट्रेशन इस तरह होगी तो स्केल भी बदलेगा और हंगामा फैलाना, केओस फैलाना। जंगों का एक मकसद ये भी होता है कि पॉपुलेशन को स्कैटर करें, मतलब डिमोरलाइज करें। तो ये एक बहुत अहम उसमें टूल होगा कि आप इधर उधर स्कैटर करें, फिर अपनी कन्वेंशनल वेपनरी लाएं और उसमें बमबारियां शुरू करें। और फ्रैंकली इजराइल ने तो किया यही है। लेकिन ये जरूरी हो गया था, ये फिर जरूरी हो गया था कि इसराइल को कोई एक जवाब ऐसा मिले, एक साइकोलॉजिकल बैरियर जरूर टूटे, चाहे कि वो वेपन्स में अगर उसका कंपैरिजन किया जाए, टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन किया जाए, तो दोनों मुल्क शायद एक जगह स्टैंड ना करते हो। लेकिन इस खित्ते को ही नहीं, पूरी दुनिया को एक वॉर की तरफ धकेल दिया गया है। तो शहरी रहमान साहिबा, अब आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अमेरिका को अपनी पॉलिसी शिफ्ट करनी चाहिए। गो कि उनके इलेक्शन भी हो रहे हैं, दीगर चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो सिर्फ बात खित्ते तक नहीं रहेगी, पूरी दुनिया अब इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। सो डू यू सी कि इसराइल की तरफ से अभी तक जो मुजाहरा किया गया है वो फ़ौरन रिटेलिएट कर सकता था? इसमें कोई बातचीत ऐसी हो रही? हमने सुना प्यूटन रात गए, एक इमरजेंसी इजलास उन्होंने बुलाया, तो प्रेशर होगा दीगर ममालिक का भी? जी प्रेशर होगा उन पर, बेशक होगा। और जैसे आपने कहा, इससे बहुत ज्यादा इंतहा का प्रेशर होना चाहिए और चाहिए था भी ना। देखिए, इनको बिल्कुल खुली छूट थी, इंटरनेशनल खुली छूट थी और इनकी तोपों का रुख हर तरफ पहुंच रहा था। अब ये सिचुएशन है कि रिस्ट्रेंट और ज़ाहिर इंटरवेंशन ममालिक करेंगे। देखिए, चीन कुछ करेगा, रूस कुछ करेगा, अमेरिका इस वक्त अपना सपोर्ट दिखा चुका है, लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम भी कहा कि भाई हमें मालूम नहीं था, ये हमसे कंसल्ट नहीं किया। तो बहुत लोगों ने ये भी सवाल किया कि जी आप वेपनाइजेशन आपकी तरफ से, तो ज़रा आप इन पर लगाम दें। बीच में सबसे ताकतवर मुल्क फ्रैंकली जो मशरिक़ वस्ता में है इस वक्त और मुस्लिम उम्मा में, वो सऊदी अरेबिया है। किंगडम ने भी कह दिया है कि अब हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते इजराइल को। उनके काफ़ी रवाबित बढ़ चुके थे और वो उनकी अपनी मुल्क की मॉडर्नाइजेशन में के एक पॉलिसी का हिस्सा भी था। तो उन्होंने कहा कि हम इस वक्त कोई आगे रवाबित बढ़ा नहीं सकते और ना हम इसको तस्लीम कर सकते हैं इसराइल को, जब तक गजा और फ़लस्तीन का मामला हल नहीं होता। लेकिन ये देखिए, सब अनकोऑर्डिनेटेड अलग अलग चीज़ें हैं
मैं तो समझती हूँ एक हंगामी इजलास का होना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस में जी। चलें जी, जी थैंक यू। चलें जी, थैंक यू सो मच शेरी रहमान साहिबा फॉर बीइंग विद अस। और बात दरअसल ये है कि इस वक्त